हेलो। जी, एफएम विविध भारती वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हुआ हूं। और श्रोताओं, आप बस एक अंदाज लगाइए कि हमारे साथ कौन है। हम एक आवाज़ आपको सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। श्रोताओं, आप निश्चित रूप से अपने अतीत में चले गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि अचानक से समाचार कहाँ शुरू हो गए। आशा निवेदी जी कहाँ से समाचार सुनाने लग गई। वो प्यारी सी आवाज़, वो मीठी सी आवाज़ और वो एक सधी हुई शैली, स्पष्ट उच्चारण जिनकी पहचान है, वही आशा निवेदी जी इस समय हमारे साथ हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ गई हैं। हम विविध भारती वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आशा निवेदी जी आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार अपने सभी सुनने वालों को और पांडुरंग जी आपको भी। आशा निवेदी जी, आप आकाशवाणी की एक सुविख्यात समाचार वाचक रही हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है आपके चाहने वालों की, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो जो एक खनक है, वो एक स्पष्टता है, वो सबको आकर्षित करती है। और एक जो बोलने का अंदाज़ है आपका, वो निश्चित रूप से कहीं भी अगर समाचार शुरू हो और आपकी आवाज़ आ रही हो तो लोग सुनने को मजबूर होते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम जी से आपकी जो जीवन यात्रा है, आकाशवाणी के साथ जुड़ाव की जो कहानी है, वो ज़रूर जानना चाहेंगे, अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं समाचार वाचक रही हूँ, जी। ये एक सत्य है और विख्यात और सुविख्यात ये विशेषण आपका दिया हुआ है। और ये आप सबकी अपनी उपज है और आपका अपना बड़प्पन है। जी। और मेरी जहाँ तक मेरी यात्रा का प्रश्न है आकाशवाणी से, जी। तो आकाशवाणी से ये जुड़ाव बहुत ही पुराना है। हम्म। ये पटना से शुरू हुआ। मैं पटना की रहने वाली हूँ जी। और पटना में रहने के दौरान जब फ्रेजर रोड पर आकाशवाणी केंद्र है, जी। वहाँ डाक बंगला रोड पर, जी। और वहाँ से जब जब कभी भी आना जाना होता था होश संभालने के बाद से, जी। तो एक नीले रंग का बोर्ड मुझे अभी भी याद है जी। और उस पर सफेद अक्षरों से जो कुछ भी लिखा हुआ था वो प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र। जी। जी। तो ये बहुत ही आकर्षित करता था। शायद वर्जना के प्रति एक आकर्षण होता है सहज, जी। उसके तहत ही ये अक्सर आकर्षित करता था। ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ हम जा नहीं सकते, जी। कौन सी जगह है ये कि जहाँ जा नहीं सकते। जी। उन दिनों पढ़ने लिखने के दिन थे और ये सुना कि युवानी में कविताएं, कहानियां, रचनाएं आमंत्रित हैं जी। विद्यार्थियों के। जी। तो लगा कि ये एक माध्यम हो सकता है उस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का। जी। तो उन दिनों मुझे ऐसा लगता है कि लिखने का शौक शायद सबको होता है, शुरुआती उम्र में सबको होता है। मैं भी कुछ पंक्तियां जोड़ लिया करती थी। जी। तो अपनी कुछ कविताएं लेकर मैं आकाशवाणी पटना के अंदर जाने के लिए मैं वहां पहुंची। जी। प्रतिबंधित क्षेत्र के बड़े से गेट पर वहां पहुंची। वहां जाकर मैंने पूछा कि युवानी में मिलने जाना है, तो सहज मुझे अंदर जाने दिया गया। जी। वहां अंदर जाने पर उन दिनों अरुण कुमार सिन्हा बहुत ही विख्यात उद्घोषक हुआ करते थे जी। और युवानी कार्यक्रम वही प्रस्तुत करते थे। जी। और विश्वनाथ पांडे और विजय लक्ष्मी सिन्हा, जी। जी। ये दो बहुत बड़े नाम हैं। जी। 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 विश्वनाथ पांडे तो वाराणसी के ही थे रहने बिल्कुल वाले। बिल्कुल, और यहाँ केंद्र निदेशक भी हाँ, रहे हैं वाराणसी में। जी जी जी। जी जी, जी। बहुत ही जाना पहचाना नाम है। जी। और विजय लक्ष्मी सिन्हा, ये दोनों वहाँ उन दिनों कार्यक्रम अधिशासी थे, जी। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, जिनके पास युवानी का जिम्मा था। ये किस सन की तो बात फिर है? ये 79 के आसपास की बात है। जी। जी। तो मैं अपनी कविताएं लेकर अंदर गई और बिल्कुल साहस नहीं हो रहा था कि किस तरह से जाकर अंदर कहूं कि ये कविता है भी कि नहीं, पता नहीं। जी। डरते डरते मैंने झांक कर अंदर देखा, जी। तो एक सज्जन बैठे हुए थे। मुझे बताया गया कि अरुण कुमार सिन्हा है, जी। उद्घोषक जो युवानी प्रस्तुत करते हैं। जी। जी। तो मैंने जाकर उनके सामने वो पन्ने रखे कविताओं के और मैंने कहा कि बोले क्या है, ये कविताएं हैं? मैंने कहा आप देख लीजिएगा ये कविता है भी या नहीं, मुझे जी। मालूम नहीं, बस जो कुछ मेरे मन में आया वो मैंने लिखा है, जी। पंक्तिबद्ध किया है। ये कविताएं हैं या नहीं, ये जी। आप खुद देख लीजिएगा।
तो उन्होंने उसको पढ़ा, और जब तक वो पढ़ते रहे मैं उनके चेहरे के भावों को पढ़ती रही कि जी, उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं, जी, जी, क्या भाव अभी नकार देंगे या स्वीकार करेंगे पर मालूम नहीं। जी, जी, उसके कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कविताएं हैं। जी, मुझे अभी भी ये 3 शब्द मुझे अभी भी याद हैं, निश्चित रूप से कविताएं। वाह! कहा ठीक है, हाँ, ये जी, बिल्कुल ये कविताएं प्रसारित होंगी, और तुम रिकॉर्डिंग के लिए कब आ सकती हो, कब आना होगा? मैंने कहा आप जैसा बताएं। मैं तो अभी तक मतलब इसी बात से नहीं उभरी थी कि ये कविताएं हैं और इनकी रिकॉर्डिंग होगी, इनका प्रसारण होगा। जी, मेरे लिए तो सब कुछ स्वप्न लोक जैसा था, जी, जी, बिल्कुल अद्भुत, अप्रत्याशित, जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की हो, उम्मीद ही नहीं की हो, जी, वो जैसे सच हो जाए। जी, तो एक निश्चित तिथि दी गई मुझे, और मैं उस तिथि पर वहां गई और मेरी कविताओं की रिकॉर्डिंग हुई। और मुझे आज भी याद है कि वो कविताएं मैंने मतलब रेडियो के सामने बैठकर नहीं सुनी, जी, वो मैं कमरे से बाहर, क्योंकि मम्मी पापा कमरे में थे, तो मैं कमरे से बाहर जाकर खिड़कियों से लगकर मैंने अपनी कविताओं का प्रसारण सुना। जी, अच्छा। वाह! और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि आकाशवाणी से फिर मुझे फोन आया मेरे पास, और मुझे बुलाया गया, जी, और जी, उन लोगों ने पूछा कि यहाँ युवानी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए जरूरत है क्या, तुम उद्घोषक का काम करोगी यहाँ, हुँ, मतलब कैजुअल आकर उद्घोषणा करोगी? जी, जी, मेरे लिए तो कुछ ये समझ में आने वाली बात नहीं थी। जी, मैंने जी, कहा क्यों नहीं, अगर आप लोग बतलाएंगे सिखलाएंगे तो मैं जरूर करूंगी। हुँ, हुँ, और मुझे याद है कि मुझे पहला मौका दिया गया उद्घोषणा करने का, जी, और बिल्कुल लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसे कि उन दिनों हुआ करती थी, जी, है ना, आलेख लिखना बहुत अनिवार्य होता था, आलेख लिखना और उसको मंजूर कराना जरूरी होता था उन दिनों, जी, जी, अभी भी होता है। बिल्कुल, तो सामने रखा था मेरे, और फेडर उठाने के लिए, गिराने के लिए मेरे पीछे कोई कोई खड़े थे, और उन्होंने बस, मैंने कहा युवा दोस्तों नमस्कार, उन्होंने फेडर उठाया, जी, गिराया, इस जी, तरह से जी, मेरा जी, आकाशवाणी से जुड़ाव और उद्घोषणा का काम शुरू। तो शुरू शुरू में वहां पर ऐसी परंपरा थी कि प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम भी दिया जाता था, कि आपको टेप्स की, रिकॉर्ड्स की तैयारी करनी है, लाइब्रेरी से रिकॉर्ड्स निकालने हैं, जी, और टेपों की संख्या बता दी जाती थी, वो टेप आपको उठाकर लाने हैं, है जी, ना, जी, तैयारी करनी है। और उद्घोषणा का काम यो अरुण कुमार सिन्हा उनके पास होता था, और जी, भी कुछ उद्घोषक थे, मिथिलेश सिन्हा, ये सब नाम मुझे याद है। जी, जी, हाँ, तो प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम ज्यादा हमें मिलता था, हुँ, नए हुँ, लोगों को। जी, जी, तो हम पूरी तैयारी करते, और 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे का समय था आकाशवाणी पटना से युवाणी के लिए, जी, जी, और युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होता। वाह! तो इन दिनों हाँ, अरुण कुमार सिन्हा जी की ऐसी आदत थी, वो बहुत ही ज्यादा सक्षम, सशक्त, आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए उद्घोषक माने जाते थे, जी, और हिंदी और अंग्रेजी पर बिल्कुल समान रूप से उनका अधिकार। हुँ, तो हुँ, उनका अभी भी वो हैं, ईश्वर जी, की दया से अभी भी हैं, विजय लक्ष्मी सिन्हा जी भी हैं। तो उनकी ऐसी आदत थी कि जब सिग्नेचर, जो भी प्रोडक्शन असिस्टेंट होता था, जी, वो आकाशवाणी का संकेत धुन, सिग्नेचर ट्यून जब वो चला देता था, तब वो कमरे में, स्टूडियो में आते थे, बाहर हुँ, कहीं टहलते होते थे, जी, जी, सुनते जी, होते थे, जी, और जब वो सिग्नेचर ट्यून बजता होता था, बड़े इत्मीनान से टहलते हुए स्टूडियो के अंदर आते थे। जी, और जब तक नहीं आती तो प्रोडक्शन असिस्टेंट की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि पता नहीं उद्घोषक आएगा कि नहीं, जी, अगर नहीं आएगा तो क्या क्या करना होगा? होगा, ये सही, बच जाएगा, हाँ, लिखा जाए, उसके बाद करना क्या होगा। जी, जी, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति होती थी, आप समझ लीजिए कि नए लोगों के लिए तो बेहोश होने वाली भी स्थिति होती थी कि जी, अगर नहीं आया तो सांस तो रुक जाएगी, आज क्या होगा, जी, है ना। जी, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से कुछ सेकंड्स पहले आते, कुर्सी पर बैठते जी, स्टूडियो में, जी, और जी, युवा दोस्तों नमस्कार, बस शुरू हो जाते हैं। जी, इस तरह करते करते एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो नहीं आए, बिल्कुल ओह! ओह! सिग्नेचर ट्यून पूरा खत्म हो गया, जी, जी, लेकिन नहीं आए वो। हुँ, 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 खत्म होने के बाद अब क्या किया जाए, कुछ भी कोई चारा ही नहीं था। जी, जी, कुर्सी पर बैठकर मैंने कार्यक्रम की उद्घोषणा शुरू कर दी, हुँ, 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 वाह! युवा दोस्तों नमस्कार। और उसके बाद मालूम नहीं कैसे कैसे क्या प्रोग्राम पूरा बताया गया। जी, उस दिन का प्रोग्राम मैंने अकेले किया। ओह! जब 8 बजा मैं स्टूडियो से बाहर निकली तो देखा ड्यूटी रूम में अरुण भैया बैठकर बस मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने कहा भैया आप आए क्यों नहीं, क्यों जी, आपको इतनी देर हुई? जी, मैं जी, तो बहुत पहले से ही आ गया था, मैं जी, तो यहाँ ड्यूटी रूम में बैठा हुआ था आराम से। हुँ, मैं हुँ, इस वजह से अंदर नहीं गया था कि आखिर आप लोगों को भी तैयार करना था कि बिना किसी सहारे के आप कैसे उद्घोषणा करते हैं, कैसे प्रोग्राम संभालते हैं आप। जी, 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 तो इस तरह की चुनौतियों के साथ शुरुआत हुई।
जी जी आकाशवाणी पटना से शुरुआत हुई, वहाँ कैजुअल काम करती रही। फिर जी 84 में मेरी नियुक्ति आकाशवाणी गोरखपुर में जी स्थायी उद्घोषक के रूप में हुई। जी जी और वहाँ से 96 में हम्म 96 में मैं आकाशवाणी दिल्ली आ गई। जी एक ये समाचार वाचक के लिए एक पद था, एक जी पद रिक्त था, जी जी और उसके लिए जैसे आवेदन होता है फॉर्मल, वो भरा गया। और जी यहाँ पर स्टूडियो में, यहाँ पे आपके इंटरव्यू देने के लिए और रिटन एग्जाम के लिए मैं दिल्ली आई। जी तो रिटन एग्जाम देकर और उसके बाद फिर मालूम हुआ कि रिटन पास करने 4 दिन वो इंटरव्यू चला था। रिटन, ऑडिशन और फिर इंटरव्यू, ये 3 क्रम में हुआ था। जी तो वो देकर पटना लौट गई, भूल गई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। जी उम्मीद ही नहीं थी कि एक पद है, उसके लिए चयन किसका होगा मालूम नहीं, बिल्कुल भूल जी कर जी चली गई। तो वहाँ एक दिन मैं उद्घोषणा कर रही थी, विविध भारती में ड्यूटी थी शायद उस दिन मेरी, जी जी और मैं उद्घोषणा कर रही थी। तो उस वक्त उप केंद्र निदेशक रविशंकर प्रसाद जी हुआ करते थे। जी जी तो वो बिल्कुल दौड़ते हुए से अंदर आए, आशा बधाई हो बधाई, और लिफाफा उनके हाथ में था। मैंने कहा जी क्या, बिल्कुल भूल चुकी थी तब तक। जी जी तो उन्होंने कहा तुम्हारा चयन हो गया है, आकाशवाणी दिल्ली समाचार वाचक के लिए चयन हो गया है जी तुम्हारा। जी इस तरह से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। वाह, तो बहुत अच्छा लगा आपकी जो आरंभिक यात्रा वृत्तांत है उसको सुनकर, और हाँ हाँ हाँ। निश्चित रूप से श्रोताओं को भी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो और आगे मुझे लगता बढ़ते है कि ये यादगार क्षण हमारे आपके हर किसी के साथ होंगे। बिल्कुल सबके बिल्कुल बिल्कुल अपने अपने अनुभव होंगे, सबके अपने अपने क्षण होंगे, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी स्मृतियां होंगी। और मेरी और हर एक के लिए वो स्मृतियां बहुत ही विशेष, बहुत ही खास होंगी। बिल्कुल जी। आकाशवाणी दिल्ली से जब आप जुड़ गई एक समाचार वाचक के रूप जी में, तो कितने जी, सालों तक ये दायित्व आप निभाती रही? बिल्कुल अवकाश प्राप्ति तक, हाँ, 2015 के आखिर तक निभाती रही। जब उस दायित्व को आप निभा रही थी, तो कभी कुछ ऐसी स्थितियां आई जो आपके लिए चुनौती लगी? आकाशवाणी से जुड़े हर किसी के जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं, जी और जी समाचार वाचक के रूप में भी कई चुनौतियां ऐसी आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टूडियो के अंदर हैं, जी है ना, जी आपको जो समाचार आप लेकर गए हैं, क्योंकि समाचारों का क्रम ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत अचानक और आकस्मिक होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल पहले से तैयारी के नाम पर अगर 10 मिनट का बुलेटिन है तो 5 मिनट का बुलेटिन ही आपके पास होता है, या 6-7 मिनट का बुलेटिन होता है। जी और जी बिल्कुल करंट जो न्यूज आते रहते हैं ना, वो आपके पास स्टूडियो में पहुंचाए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप समाचार पढ़ रहे हैं और आपके पास जो स्टोरीज हैं, जी जिनको अलग अलग समाचारों के स्टोरीज बोलते हैं, जी जी और वो स्टोरीज कम है आपके पास वहाँ, और एक बटन भी लगा होता है स्टूडियो में, वो बटन आपने दबा दिया, जी कोई लेकर वहाँ से समाचार पहुंच गया, है ना। जी उसके जी बाद आपने उसको लिया, पढ़ना शुरू किया। जी तो शुरुआत के दिनों में तो वो समाचार टाइपराइटर से टाइप किए हुए होते थे, जी जी है ना। जी तो उसमें कई बार शब्दों की मतलब उलटफेर, अदला बदली सी, या कुछ मिटा हुआ सा, ऐसा ऐसा होता था। जी 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 लेकिन आजकल तो वो कंप्यूटर से समाचार निकले होते हैं, वो साफ होते हैं। जी जी। अच्छा, हम आपसे आशा निवेदी जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे समाचार जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं, तो उसकी जी शुरुआत कहाँ से होते हुए आप तक पहुंचती है? एक जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। जी जी, समाचारों की प्रक्रिया बहुत ही ऑथेंटिक, विश्वसनीय होती है। जी एक जनरल न्यूज रूम और हिंदी न्यूज रूम, ये आकाशवाणी दिल्ली की जो व्यवस्था है, सामान्य समाचार कक्ष और हिंदी समाचार कक्ष। हम्म तो सामान्य समाचार कक्ष से अंग्रेजी में जो स्टोरीज आती हैं हिंदी समाचार कक्ष में, वहाँ उनका अनुवाद होता है। हम्म तो वो अनुवाद के लिए 2 विशेषज्ञ, बिल्कुल अनुवादक जो हैं, जी एक्सपर्ट, वो जी बैठे होते हैं। जी जी वो अनुवाद करके ईएनसी की टेबल तक आता है, जो उस दिन का प्रभारी होता है, जी उस शिफ्ट का प्रभारी होता है। उसके टेबल पर उस समाचारों की एक तरह से फिर स्क्रीनिंग होती है, जो भी त्रुटियां रह गई हों अनुवाद में, जो कभी कभार जो कुछ छूट गया हो, जी वो जी ठीक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद वो समाचार कंपाइलेशन एडिटर की टेबल तक जाता है। जी जी कंपाइलेशन एडिटर जी जो उस शिफ्ट के बुलेटिन की तैयारी कर रहा होता है। हम्म जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 6 बजे का समाचार, जी 7, 8, 9, 10, जी या दिन के शिफ्ट में, इसी तरह से अलग अलग जो समाचार बुलेटिन है जी उनकी तैयारी कर रहा होता है।
कंपाइलेशन एडिटर के पास जाता है। जी कंपाइलेशन एडिटर उन समाचारों को अपने समाचार बुलेटिन की अवधि के हिसाब से एडिट करता है, संक्षिप्त करता है उनको, जी थोड़ा सा उनका फॉर्मेट भी बदलता है, और उसके बाद अंततः वो चौथी टेबल पर जाता है जो समाचार वाचक का टेबल होता है। जी जी समाचार वाचक की टेबल पर जब समाचार पहुंचता है तो समाचार वाचक पढ़ने के लहजे में उसको देखता है जी और जो फ्लो में, जो प्रवाह में जो कमियां होती हैं जी उनको वो दुरुस्त करता है। हम्म, कई बार कई त्रुटियां छूट जाती हैं, जी तीन जी चार नजरों से देखे जाने के बावजूद छूट जाती हैं, जी जी तो वो अंतिम जो शुद्धि होती है, परिशुद्धि होती है, वो समाचार वाचक की टेबल पर होती है। चलिए उसके बाद वो समाचार वाचक समाचार के समय के हिसाब से 5 मिनट पहले वो स्टूडियो में जाना होता है जी और फिर वो आप तक पहुंचता है। वाह क्या बात है। निश्चित रूप से समाचार इतनी देर से हमारे श्रोताओं तक आशा निवेदी जी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। अगला समाचार पहुंचे इससे पहले जी, हम जरूर आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है बताइए। मेरी पसंद का जी आनंद फिल्म का बजा दीजिए गाना, आनंद। मैंने 7 रंग के सपने चुने। क्या बात है, मुकेश जी की जी, आवाज बहुत हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो हम सुनवाते हैं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले। गीत बहुत प्यारा था, बहुत मज़ा आया सुनकर। आपकी पसंद भी निश्चित रूप से लाजवाब। हमारे मन में जो अगली बात आ रही है वो ये कि समाचार की दुनिया बहुत बड़ी है और जी, इस समय समाचार के तो इतने सारे चैनल उपलब्ध हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो जी, आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो माना जाता है कि बहुत ही विश्वसनीय होते हैं और बहुत ही सही समाचार श्रोताओं तक पहुंचते हैं। तो ये जो जी, विश्वास श्रोताओं के बीच जमा हुआ है, इस विश्वास के पीछे क्या है, क्या आप समझती हैं, बताइए।
जहाँ तक विश्वसनीयता का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आकाशवाणी से प्रसारित समाचार विश्वसनीय होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। उसकी वजह यह है कि समाचारों के साथ बिल्कुल आरंभ में ही समाचार से जुड़े हर लोगों को ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि हमें समाचार को सनसनीखेज नहीं बनाना है जी। बिल्कुल हमें मसालेदार समाचार को नहीं बनाना है। जो प्राइवेट चैनल से जो समाचार आप सुनते हैं जी। उनमें जिस तरह से जिन बातों को तवज्जो दी जाती है, हमें उन्हें तवज्जो नहीं देना है। हमें आकाशवाणी का जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका ध्यान रखते हुए जनहित में समाचारों का प्रसारण करना है। जी। और समाचार बिल्कुल विश्वसनीय हो। जब तक विश्वसनीय न हो तब तक उनका प्रसारण नहीं होना चाहिए। जब तक हम उन्हें बिल्कुल जांच परख नहीं लेते, जी। उनकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक उनके प्रसारण पर मोहर नहीं लगती है। जी। हम इसकी प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि विभिन्न स्रोतों से, जो भी हमारे पास उपलब्ध स्रोत हैं, जी। उनसे उनकी जांच परख कर ली जाए। जी। यहाँ तक कि जगहों के नाम के बारे में भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो जहाँ की वो खबर है वहाँ के संवाददाता को फोन करके जी। उनसे पूछकर जी। वहाँ के उस शब्द का उच्चारण क्या है या उस स्थान को वहाँ क्या कहा जाता है, जी। जी। उसकी भी परिशुद्धता की हम परख कर लेते हैं और तब प्रसारण करते हैं। जी। आशा निवेदी जी, आज का जो समय है कोरोना काल है और ऐसे जी। समय में तो समाचार बहुत ही विश्वसनीय तरीके से श्रोताओं तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जी। लोगों के बीच में भय की स्थिति पैदा ना हो, बिल्कुल, क्योंकि है ना, आजकल पैनिक क्रिएट ना किया जाए। बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे चैनल भी हैं, तो समाचार जी। न जाने किस रूप में कैसे श्रोताओं तक या पाठकों तक पहुँचें और हम्म। उनका दुष्परिणाम सामने आए। ऐसे जी, जी। समाचारों से बचने के लिए जो समाचार देने वाले लोग हैं, वो और जी। जो श्रोता उसको पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह हमको लेना चाहिए ऐसी चीज़ों को? जब से ये कोरोना संकट शुरू हुआ है जी। तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने एक ऐसी व्यवस्था की है। 2 विशेष कार्यक्रम अभी आप लगातार आप सुन रहे होंगे बुलेटिन में, विशेषज्ञों की सलाह, और एक दूसरा है मिथ बस्टर, जिसमें कि हम भ्रामक समाचारों का खंडन करते हैं। जी। 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 सोशल मीडिया पर जो भ्रामक समाचार दिए जा रहे हैं जी। जी। उनका खंडन करते हैं। इसका प्रसारण हर रोज होता है जी। और सोशल मीडिया पर भी हर रोज नई सी नई बातें आती रहती हैं, बेबुनियाद बातें आती रहती हैं। तो उन बातों में से जो लोगों में ज्यादा प्रसारित की जा रही हैं, जिनका लोगों पर व्यापक असर पड़ रहा है, जी। उनको चुनकर और उनका पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से या फिर भी कहीं मंत्रालय के माध्यम से, विश्वसनीय माध्यम से उनके बारे में सही जानकारी जुटाकर और लोगों को बताया जाता है कि ये समाचार इस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया पर आ रहा है, इसके बारे में जो सही जानकारी है जी। वो ये है जी। ना। पत्र जी। सूचना कार्यालय ने इसका खंडन किया है जी। या मंत्रालय ने इसको भ्रामक बताया है। इस तरह से हर रोज एक दैनिक एक विशेष खंड देते हैं जी। समाचारों में। और दूसरा विशेषज्ञों की सलाह, जिसमें कि जाने माने विशेषज्ञ, जी। वो दिल्ली के बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित अस्पतालों के विशेषज्ञ, जी। उनमें 2 विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं और उनसे वो पहले रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी। जी। तो वो बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए या बचाव के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए हमें किन उपायों का ध्यान रखना है, किन बातों से बचना है। जी। तो ये एक 2 विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम नियमित रूप से लोगों तक कोरोना के बारे में जो आवश्यक जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आशा निवेदी जी आपसे बात करके। एक प्रश्न और मन में है, जो लोग संवाददाता बनना चाहते हैं, जो लोग समाचार जी। पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, दर्शकों तक जी। पहुंचाना जी। चाहते हैं, उन्हें किन किन जी। बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? एक तो उन्हें समाचारों की दुनिया में ही रहना होगा, जी। है ना, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है, हर पल घटित हो रहा है, समाचारों का प्रवाह तो अनवरत है जी। जी। है ना। आप उससे भिज्ञ जहाँ तक संभव हो जी। आप उससे बिल्कुल जानकार रह सके, अवगत रह सके, आपको मालूम हो कि कहाँ क्या कुछ घटित हो रहा है, जी। जी। ताकि उसकी पृष्ठभूमि सहज आपके मन में हो, आपके दिमाग में हो, जी। है ना। आप समाचारों का उस आधार पर खंडन कर सकें या उसको आगे बढ़ा सकें। जी। और दूसरी बात यह है कि आपको अपनी भाषा की शुद्धता, जी। इस पर भी पूरा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अगर आपकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है जी। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि हम, एक शब्दों का संस्कार होता है ना, जी। 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 हम कहते हैं कि शब्द में ब्रह्म होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जैसे शब्द में ईश्वर है, जी। तो हमें उस शब्द के साथ न्याय करना है, उसके साथ अपनी उच्चारण की शुद्धता से या स्पष्टता से या अर्थ के संगतता से
हमें न्याय करना है उस शब्द के साथ। जी जी ये प्रसारक के लिए ये बहुत ही जरूरी है जी कि भाषा का प्रवाह, भाषा की शुद्धता, उच्चारण, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। जी। आशा निवेदी जी, एक बहुत ही ज्वलंत इसमें चर्चा चल रही है। बहुत सारी जी जो जी मोबाइल ऐप होती हैं वो ऐप प्रतिबंधित की गई हैं जी 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 और उनसे हमारे भारत के लोग बहुत ही नज़दीक से जुड़े हुए थे। तो जी 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 ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे नागरिकों के हित की दृष्टि से कितना सही है? देखिए, ऐसे 59 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जी जिन पर अभी पाबंदी लगाई गई है। उसकी सूची भी आपके पास आ चुकी होगी या हम सबको मालूम हो गई है। बिल्कुल। उनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनका हर घर में बहुत ही ज्यादा प्रचलन था, बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा था, लगभग हर घर में, जी जी बच्चों में तो विशेष रूप से हो रहा था। जी तो सरकार ने कहा है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनके मार्फत, इनके माध्यम से जो व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत जो सूचना है, जी वो विदेश में जो स्थित सर्वर है वहां तक पहुंचाई जा रही थी जी और वो हमारे देश के लोगों की गोपनीयता के लिए बहुत ही घातक बात थी, जी है ना। इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा था। जी जी तो इन पर पाबंदी लगाना पूरी तरह से सही है। जी जहाँ तक देश हित से कोई प्रश्न जुड़ता है तो उसके साथ तो आप समझौते की बात सोच भी नहीं सकते ना, बिल्कुल किसी बिल्कुल हालत में नहीं सोच सकते। बिल्कुल विदेशी कंपनियां अगर यहाँ बैठकर, यहाँ आकर वो अपने देश का हित साधती हैं जी और हमारे हित को दांव पर लगाती हैं, जी जी है ना, जी हमारे बाजारों से वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती हैं जी और हमें कमजोर करती हैं, जी तो इनको स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल बिल्कुल जी सही। जी, अनलॉक 2 शुरू हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत बदली नहीं हैं। बहुत सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। बहुत ही हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन किया हुआ है सबसे। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही अभी कम नहीं हो रही है। वो कोरोना की गंभीरता को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप चूंकि एक ऐसे दायित्व से जुड़ी हुई रही हैं कि आपकी बात अगर श्रोताओं तक पहुंचती है तो ज़रूर उसका असर पड़ेगा। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, हम सबके सामने सारे आंकड़े, हर जगह, हर प्रदेश के आंकड़े हर रोज आते हैं जी और हम सब ये देख रहे हैं कि कोरोना की भयावहता जो है वो कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। जी ये अलग बात है कि स्वस्थ होने की दर बढ़ रही जी है ना, जी जो रिकवरी रेट है वो उसमें वृद्धि है, वो बढ़ रही है, जी लेकिन संक्रमण में भी कमी नहीं आ रही है। हर रोज संक्रमित लोगों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। जी जी तो ये संक्रमण का बढ़ना इस बात का बिल्कुल प्रमाण है कि हमारी ओर से लापरवाही हुई है। जी जब लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था, आप याद कीजिए, उस दौरान ही अगर हमने पूरी सतर्कता बरती होती जी तो शायद संक्रमण में आज ये इजाफा नहीं होता, बिल्कुल आज ये बढ़ोतरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बहुत साधारण सी बातें हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें, है ना, ये बनाए रखें, जी जी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। ये साधारण सी उपाय हैं जो निहायत अनिवार्य हैं हमारे लिए, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर हम अपने हाथों मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, जी जी परेशानी को बुला रहे हैं अपने पास। जी। तो निश्चित रूप से हमको सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, तभी हम पूरी तरह सुरक्षित भी रह पाएंगे। और इन उपायों का पालन करना न सिर्फ हमें अपने लिए बल्कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है बिल्कुल कि हम इन एहतियाती उपायों का पालन करें। बिल्कुल। केवल हम अपनी ही सुरक्षा की बात न सोचें, हम अपने परिवार, अपने जी आसपास, अपने मोहल्ले, पास पड़ोस, अपने शहर, अपने देश की भी बात सोचें और अपना जी योगदान उसी सतर्कता के साथ करें। श्रोताओं, हमारे साथ ही आकाशवाणी की पूर्व समाचार वाचक आशा निवेदी जी, बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी चर्चा इनके साथ हुई। श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी और एफएम विविध भारती की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं से जुड़ने का एक मौका आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।